सीधे रास्ते मिल जाए मंजिल ऐसा कोई फसाना नहीं देखा। सीधे रास्ते मिल जाए मंजिल ऐसा कोई फसाना नहीं देखा। जिसे प्यास हो मंजिल की उसकी जुबा पे बहाना नहीं देखा। जिसे प्यास हो मंजिल की उसकी जुबा पे बहाना नहीं देखा। यूं ही काट के जिंदगी तो रोज मरते हैं लाखों। यूं ही काट के जिंदगी तो रोज मरते हैं लाखों। बदल दे परिभाषा जो जिंदगी की कमजोर दिलों में वो इरादा नहीं देखा। बदल दे परिभाषा जो जिंदगी की कमजोर दिलों में वो इरादा नहीं देखा। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गायत्री संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ में। और इस महत्वपूर्ण सूचना के अंतर्गत आज हम परिचर्चा करने वाले हैं कि हिंदी विषय से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए। देखिए, काफी समय से मेरे पास में बहुत सारे विद्यार्थियों के कॉल और मैसेज आ रहे हैं कि गुरुवर आरपीएससी के द्वारा नया पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है और इस बदलते हुए पाठ्यक्रम के अनुसार आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। एक संपूर्ण प्लानर आप हमें इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत दीजिए ताकि हम अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं इस पाठ्यक्रम पे आपके सामने संपूर्ण रूप से परिचर्चा करने वाला हूं। और इस परिचर्चा के दौरान आप जानेंगे कि आपकी इस एग्जाम को पास करने में रणनीति क्या हो। देखिए, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए सबसे पहली शर्त होती है कि उस कंपटीशन एग्जाम का पाठ्यक्रम आपके टिप्स पे हो। जब मेरे पास में विद्यार्थी यहाँ पे आता है तो उसको सबसे पहली बात मैं यही सिखाता हूँ कि जब आपके पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से याद हो जाए तो उसी के बाद में हम आगे विषय पर बढ़ेंगे। तो आप लोगों से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस दिन पाठ्यक्रम को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, उसका हर एक बिंदु आपके टिप्स पे हो गया, तो ये माने कि आपकी सफलता में 20% कार्य हो चुका है। देखिए, आरपीएससी के द्वारा जो पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए हैं वो अच्छे के लिए किए गए हैं, बहुत ही अच्छे के लिए हुए हैं। काफी आपका बोझिल पाठ्यक्रम था वो आरपीएससी ने हटा दिया है और आरपीएससी के बदलाव का हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए और उनका स्वागत भी करना चाहिए, क्योंकि बदलाव हमेशा अच्छे के लिए होते हैं और बदलाव तो प्रकृति का नियम है। तो इस क्लास में मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम पर परिचर्चा करने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो के प्रारंभ से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपनी रणनीति का निर्धारण कर सके और इस कंपटीशन एग्जाम को क्रैक कर सके। देखिए, यहां पर मैं जो पाठ्यक्रम आपको समझाने वाला हूं वो पीडीएफ के माध्यम से नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं और आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं इस पाठ्यक्रम के हर एक बिंदु को बोर्ड पे लिखूं और हर एक उस बिंदु को लिखते हुए मैं उसका एनालिसिस करूं ताकि आप उसको बेहतरीन तरीके से समझ सके। तो आइए जानते हैं कि आपका पाठ्यक्रम किस प्रकार से है। देखिए, आपका हिंदी पाठ्यक्रम है वो पेपर सेकंड के अंतर्गत आता है। देखिए, आपके जो सिलेबस का वर्गीकरण किया आरपीएससी ने, वो इस सिलेबस को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। खंड 1, खंड 2, खंड 3। 3 भागों में आरपीएससी के द्वारा आपके सिलेबस का वर्गीकरण किया गया है। खंड 1 के अंतर्गत आपके जो पाठ्यक्रम होगा वह माध्यमिक व उच्च माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर का होगा। खंड सेकंड के अंतर्गत जो आपका पाठ्यक्रम होगा वो स्नातक लेवल का होगा। खंड 3 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम आपका होगा, इसके अंतर्गत आपकी हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधियां
शिक्षण विधियां आएंगी आपकी। देखिए इस प्रकार से 3 भागों में आरपीएससी के द्वारा आपके पाठ्यक्रम का वर्गीकरण किया गया, खंड 1, खंड 2, खंड 3। खंड 1 के अंतर्गत एग्जामिनर जो आपसे पूछेगा वो माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर का होगा। खंड 2 के अंतर्गत जो पूछेगा वो आपके स्नातक स्तर का होगा। खंड 3 के अंतर्गत जो आपसे पूछने वाला एग्जामिनर वो होंगी आपकी हिंदी की शिक्षण विधियां, हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधियां। इस प्रकार से 3 भागों में आरपीएससी के द्वारा आपके पाठ्यक्रम का वर्गीकरण किया गया है। अभी हाल ही में आरपीएससी के द्वारा इस पाठ्यक्रम में अंक विभाजन नहीं किया गया कि किस पाठ से कितना अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और जल्द ही आरपीएससी के द्वारा अंक विभाजन भी किया जाएगा। और अंक विभाजन करने के बाद में हम पता कर सकते हैं कि किस पाठ से कितने प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। देखिए आपके जो हिंदी विषय है यह कुल इसमें से जो क्वेश्चन संख्या होगी आपकी वो 150 होगी। यहां पर हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। यहां पर जो मार्क्स होंगे कुल होंगे 300 अंक आपके पास में, और इन 300 अंकों का वर्गीकरण आरपीएससी के द्वारा जल्दी ही किया जाएगा कि किस खंड से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए यहां पे अब मैं अगर यहां पर इसकी परिचर्चा करूं तो इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत पहले इस पाठ्यक्रम का जो वर्गीकरण किया गया था, यहां से जो अंक विभाजन था, पहले यहां से जो प्रश्नों की संख्या पूछी जाती थी वो 180 अंक के प्रश्न पूछे जाते थे यहां पे, और जो क्वेश्चनों की संख्या थी वो 90 थी। इसके बाद में स्नातक स्तर से जो अंक थे वो 80 थे। यहां से जो प्रश्नों की संख्या पूछी जाती थी वो थी 40, और यहां से जो अंक थे वो थे 40, और जो प्रश्नों की संख्या पूछी जाती थी यहां पे वो थी उसकी संख्या 20। देखिए अभी आरपीएससी ने ऐसा अंक विभाजन किया नहीं है, और जल्दी उसके द्वारा ऐसा अंक विभाजन किया जाएगा। जो आपके खंड 1 था, इस खंड 1 का वर्गीकरण आरपीएससी के द्वारा पहले 2 भागों में किया गया था, ए पार्ट में और आ भाग में। ए पार्ट के अंतर्गत जो आपके आता था वो आता था आपके हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, और इस पाठ के अंतर्गत आपके कक्षा 9 से 12 की पुस्तकें चलती थी। कक्षा 9 से 12 की पुस्तकें थी, और ये पुस्तकें वो थी जिस वर्ष एग्जाम होना है या जिस वर्ष आपकी विज्ञप्ति आई है उस वर्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलने वाली पुस्तकें कक्षा 9 से 12 की ये पुस्तकें थी। अब आरपीएससी के द्वारा नए पाठ्यक्रम में किया गया कि इन पुस्तकों को हटा दिया गया है। अब यहां से खंड 1 के अंतर्गत आपसे जो पूछा जाएगा वो केवल हिंदी व्याकरण ही पूछा जाएगा आपसे। तो इस हिंदी व्याकरण का समावेश उन्होंने 12 बिंदुओं के अंतर्गत किया है, और इसकी परिचर्चा मैं हर एक बिंदु की परिचर्चा अभी आपके सामने करने वाला हूं। तो यहां पे एक बार इस गणित को समझ लीजिए कि देखिए यहां पे जो प्रश्नों की संख्या थी 90 थी, तो हम ये मान के चलते थे कि पार्ट ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते थे उनकी संख्या लगभग 45 थी, और इसी से भी हम ये मानते थे कि यहां से जो प्रश्नों की संख्या पूछी जाती थी वो भी 45 थी। 45 मिला के कुल प्रश्नों की संख्या यहां से होती है 90, ऐसा हम मानते थे। काफी बार एग्जामिनर क्या करता था कि यहां से प्रश्नों की संख्या इस पार्ट से कभी 40 भी पूछ लेता था, कभी 45 भी पूछ लेता था, कभी 35 भी पूछ लेता था, कभी इस पार्ट को बढ़ा देता था, कभी यहां से प्रश्नों की जो संख्या होती थी 40 भी होती थी, 45 भी हो जाती थी, 50 भी हो जाती थी। ऐसा क्या करता कि एग्जामिनर हमेशा अपने क्राइटेरिया को तोड़ता है। तो कोई जरूरी नहीं कि इसी पोर्शन से आपसे 45 क्वेश्चन पूछे, परंतु हम जो अनुमान लगाते थे, जो हम जिस आधार पर तैयारी करते थे, वो हमारा आधार ये था कि अगर इसका वर्गीकरण 2 भागों में किया गया ए और आ में, तो हम 90 प्रश्नों का जो डिवाइडेशन करते थे वो 45 में करते थे। देखिए अब जब एग्जामिनर ने इस 45 क्वेश्चनों के पोर्शन को हटा दिया है, तो इन 45 क्वेश्चनों का समावेश कैसे करेगा? इन 45 प्रश्नों का समावेश वो संपूर्ण पाठ्यक्रम में करेगा। इसमें से कुछ प्रश्नों की संख्या ये जो 45 थी यहां से एग्जामिनर बढ़ाएगा, कुछ इसमें बढ़ाएगा, कुछ एग्जामिनर इसमें बढ़ाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जल्दी आरपीएससी के द्वारा अंक विभाजन किया जाएगा तो उससे बात स्पष्ट हो ही जाएगी। परंतु इन 45 प्रश्नों का समावेश इन तीनों खंडों के अंतर्गत किया जाएगा। कभी अगर आप इस भ्रांति में हो कि ये 45 क्वेश्चन यहां से बढ़ा के एग्जामिनर साहित्य में जोड़ देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए अब चलते हम आगे।
ये तो खंड 1 का हुआ, खंड 2 का। अब देखिए जो आपका पहले खंड 2 था, इसका वर्गीकरण भी एग्जामिनर ने ए पार्ट में और आ पार्ट में किया था, किंतु अब एग्जामिनर ने जो आपके स्नातक स्तर का जो पाठ्यक्रम है, और इस पाठ्यक्रम को उसने 4 भागों में विभाजित किया है, ए में, ब में, स में, द में। अब किस पाठ के अंतर्गत क्या आएगा, इसकी संपूर्ण परिचर्चा मैं अब आपके सामने करने वाला ही हूं। तो चलिए अब बढ़ते हम आगे इस पाठ्यक्रम में। देखिए सबसे पहले हमारे पास में खंड 1 है, और खंड 1 के अंतर्गत एग्जामिनर अभी आपसे क्या पूछने वाला है, किस टॉपिकों को इसमें एग्जामिनर ने हटाया है, किन टॉपिकों को एग्जामिनर ने इसमें बढ़ाया है, ये अभी स्पष्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले इसके अंतर्गत जो टॉपिक आता है, सबसे पहला जो बिंदु आरपीएससी ने दिया है वो दिया है वर्ण व्यवस्था। खंड 1 के अंतर्गत पहला जो बिंदु है वो है वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने पूछा है स्वर व व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। देखिए यह टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में पहले भी था, अभी भी है, बस केवल यहां पर इतना सा परिवर्तन है, शब्दों का हेर फेर है। यह टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में पहले भी था और अभी भी है। तो यह तो हुआ इन 12 बिंदुओं में से पहला बिंदु। अब इसका दूसरा बिंदु देखिए, जो दूसरा बिंदु है वो है शब्द वर्गीकरण। और ये जो शब्द वर्गीकरण है, ये शब्द वर्गीकरण के 2 बिंदु बनाए इन्होंने। जो पहला बिंदु है वो है स्रोत के आधार पर। देखिए इसके अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत एग्जामिनर आपसे पूछने वाला है तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, वे विदेशी शब्द। शब्द वर्गीकरण के दूसरे बिंदु में स्रोत के आधार पर आपसे पूछेगा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द। देखिए पहले यहां पर यह टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में पहले भी था, किंतु एग्जामिनर ने यहां से किसको हटा दिया, देशज शब्द को हटा दिया। अब आपको इस टॉपिक के अंतर्गत देशज शब्द को नहीं पढ़ना है, इसका घटाव आरपीएससी ने किया है इस बिंदु के अंतर्गत। अब देखिए इसका तीसरा बिंदु, तीसरे जो बिंदु का वर्गीकरण क्या है वो व्याकरण आधारित है। और जो व्याकरण आधारित है, तो यहां से एग्जामिनर आपसे पूछेगा विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी शब्दों का परिचय, शब्दों का परिचय। और उसके भेद उपभेद। देखिए यह टॉपिक आपके लिए नया नहीं है, यह टॉपिक भी आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि यह बिंदु आपके पाठ्यक्रम में पहले भी था और अभी भी है। बस अंतर केवल इतना है कि इसी को शब्द वर्गीकरण को पहले विकारी में और अविकारी में 2 बिंदुओं में विभाजित किया गया था। विकारी के अंतर्गत आपके संज्ञा आती है, सर्वनाम आते हैं, विशेषण आता है, क्रिया आता है। अविकारी के अंतर्गत आपके अव्यय आएंगे। तो यहां पर क्या है कि विकारी और अविकारी शब्दों का परिचय है, और भेद और उपभेद, इसका अध्ययन हमें करना है। इसका अध्ययन हम पहले भी करते थे, अभी भी हमें इसका अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसमें आरपीएससी ने कोई बदलाव नहीं किया है, केवल यहां पर मात्र बिंदु के वर्गीकरण में इन्होंने बदलाव किया है। अब देखिए यहां पे चौथा पॉइंट देखिए आपका व्याकरणिक कोटियां।
व्याकरणिक कोटियां। और जो व्याकरणिक कोटियां हैं आपकी, इसके अंतर्गत आपसे एग्जामिनर पूछने वाला है, व्याकरणिक कोटियों के अंतर्गत आपसे पूछेगा लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य। देखिए ये टॉपिक व्याकरणिक कोटियां, ये आरपीसी ने अभी नया जोड़ा है। क्या है आपके लिए? नया टॉपिक इन्होंने जोड़ा है। इसमें लिंग आ जाएंगे आपके, वचन आ जाएंगे, कारक आ जाएंगे, काल आ जाएंगे, वाच्य, अर्थात 5 टॉपिकों का समावेश आरपीसी के द्वारा आपके पाठ्यक्रम में किया गया है। तो यह टॉपिक आपके लिए नया है, तो इसका अध्ययन आपको नए सिरे से करना पड़ेगा। देखिए आगे यहां पे अब इसका 5वां बिंदु देखिए, शब्द रचना। शब्द रचना और शब्द रचना के अंतर्गत जो आपसे पूछने वाला है एग्जामिनर, इस शब्द रचना के अंतर्गत आपके आएंगे संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ये 4 टॉपिक एग्जामिनर के द्वारा आपसे पूछे जाएंगे। देखिए इसमें आरपीसी के द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया, यह आपके पाठ्यक्रम में पहले भी था। ये चैप्टर संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये टॉपिक आपके पहले भी थे, अभी भी हैं, तो यहां पर हमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। ये तो आप 5वां बिंदु। अब देखिए आपका 6ठा बिंदु यहां पे, और जो 6ठा बिंदु आरपीसी के द्वारा बनाया गया है वो बनाया गया है शब्द ज्ञान का। शब्द ज्ञान, और शब्द ज्ञान के अंतर्गत जो आपके टॉपिक हैं वो देखिए यहां पे पर्यायवाची है, पर्यायवाची शब्द हैं आपके, विलोम शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, अनेकार्थ शब्द हैं, अनेकार्थ के बाद में आपके समश्रुत, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं। उसके बाद में आपके वाक्यांश के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए यहां पर 5 बिंदुओं का समावेश एग्जामिनर के द्वारा किया गया है। यहां पे यह आपके पाठ्यक्रम में पहले भी थे और अभी भी हैं। देखिए यहां पर जो बदलाव देखने को मिलेगा, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द है, इसके स्थान पे पहले आपके युग्म शब्द थे, अब एग्जामिनर ने इसको हटा दिया, इसके स्थान पे समश्रुत भिन्नार्थक शब्द आपके रख दिए एग्जामिनर ने। अब देखिए यहां पे 6, ये 6ठा पॉइंट था। 7वां पॉइंट देखिए वाक्य रचना। वाक्य रचना यह टॉपिक आपके सिलेबस में पहले भी था, अब भी था, तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहां पर वाक्य का स्वरूप है, वाक्य का स्वरूप है, पदक्रम है, अंग है वाक्य के, भेद उपभेद है। ये वाक्य का टॉपिक आपके पहले भी था, मात्र यहां पर कुछ भी परिवर्तन नहीं, केवल इतना सा परिवर्तन है कि शब्दों में कुछ हेरफेर है। बाकी वाक्य का तो संपूर्ण रूप से आपको पहले भी अध्ययन करना था और अभी भी आपको अध्ययन करना है। तो ये हुआ इसका बिंदु नंबर 7। अब देखिए इसका बिंदु नंबर 8। बिंदु नंबर 8 में है आपके शब्द शुद्धिकरण। 9 में आपके हैं वाक्य शुद्धिकरण। यह टॉपिक आपके पहले भी थे, अभी भी हैं। पहले ये टॉपिक भाषा ज्ञान के नाम से थे, पहले ये टॉपिक आपके शुद्ध लेखन के नाम से थे, पहले ये टॉपिक आपके शुद्ध लेखन के नाम से थे। बस इस शुद्ध लेखन को यहां पे 2 बिंदुओं में विभाजित कर दिया गया, शब्द शुद्धिकरण और वाक्य शुद्धिकरण। अब देखिए बिंदु नंबर 10, और बिंदु नंबर 10 के अंतर्गत जो आपके आएगा वो आपके जो टॉपिक है वो है विराम चिन्हों का परिचय।
विराम चिन्हों का परिचय। देखिए विराम चिन्हों का परिचय है ना, ये आपके पाठ्यक्रम में नया जोड़ा गया है, आपके पाठ्यक्रम में नया जोड़ा गया है, पहले ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं था। इस बिंदु का समावेश आरपीसी ने अब नए सिलेबस के अंतर्गत किया है। अब बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपका 11वें बिंदु, और 11वें बिंदु है जो आपका है वो है मुहावरा, मुहावरे हैं, मुहावरे व लोकोक्तियां। देखिए इस बिंदु के अंतर्गत आरपीसी ने नया क्या जोड़ा है कि मुहावरे तो आपके पाठ्यक्रम में पहले भी थे, और अब इन्होंने जो नया जोड़ा है लोकोक्ति है, और लोकोक्ति के स्थान पे पहले कहावतें थी, कहावतें थी। आरपीसी ने इन कहावतों को तो यहां से हटा दिया, इनके स्थान पे लोकोक्तियों को रख दिया है। अब देखिए आपका बिंदु नंबर 12 है, और बिंदु नंबर 12 में क्या होगा, अपठित, अपठित गद्यांश पद्यांश आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ये क्या है कि जो आपका बिंदु नंबर 12 है इसमें अपठित गद्यांश पद्यांश आधारित प्रश्नों की संख्या होगी। तो देखिए इस प्रकार से खंड 1 को आरपीसी ने 12 बिंदुओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया है, और ये देखने में हमें केवल 12 बिंदु लगते हैं क्योंकि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लगभग 40 से 45 टॉपिक आते हैं। तो ये 12 बिंदु हैं, और इस इन 12 बिंदु में खंड 1 के अंतर्गत आपका हिंदी व्याकरण आएगा, और ये जो 12 बिंदु हैं ये आपके हिंदी व्याकरण का लगभग 80% क्षेत्र कवर करते हैं। आपको लगता है कि 12 बिंदु हम आसानी से तैयार कर लेंगे, इतने आसानी से आपके ये पोर्शन तैयार नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे नए बिंदु जोड़ दिए, तो इस ये पार्ट की भूमिका बहुत बड़ी है और ये पार्ट बढ़ जाता है। तो यहां से देखिए कि एग्जामिनर पहले जो प्रश्नों की संख्या पूछता था वो जो लगभग आपसे 45 प्रश्नों की संख्या यहां से होती थी, परंतु जब आरपीसी ने कक्षा 9 से 12 की पुस्तकें हटा दी तो वहां से आरपीसी ने क्या किया कि जो 45 क्वेश्चन जो वहां से पूछे जाते थे, जो हम अपने आधार पर डिवाइड करते थे उन 45 प्रश्नों को, तो उन 45 प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों की संख्या यहां भी बढ़ेगी। वहां पर ऐसा नहीं है कि वो 45 के 45 प्रश्नों की संख्या केवल साहित्य वाले पोर्शन में बढ़ा देगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहां से अगर हम एक अनुमान लगाते हैं कि 40-45 प्रश्नों की संख्या होती है, तो मेरा मानना है कि यहां से जो प्रश्नों की संख्या होगी आपके आने वाले समय में, तो लगभग यहां से 50 के लगभग क्वेश्चन इस पोर्शन से आपसे पूछे जाएंगे। तो जैसे यहां पर जो वर्गीकरण आपके अंतर्गत है, जैसे पहला बिंदु वर्ण व्यवस्था, इसके अंतर्गत वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रश्नों की संख्या पहले पूछी जाती थी, कभी एग्जामिनर ने 3 पूछ लिया, कभी 4, तो आप 3 मान के चलिए। तत्सम तद्भव और विदेशी शब्द हैं, तो यहां से भी जो प्रश्नों की संख्या लगभग एग्जामिनर 2 पूछेगा। यहां पे देखिए विकारी और अविकारी है, और यह विकारी और अविकारी ये जो टॉपिक हैं ये आपके हिंदी व्याकरण का लगभग 30% क्षेत्र को कवर करते हैं। तो यहां से प्रश्नों की जो संख्या पूछी जाएगी लगभग आप 10 मान के चलिए यहां से। फिर लिंग वचन कारक काल वाच्य, तो यहां से भी एग्जामिनर पूछेगा, तो प्रत्येक टॉपिक से आप ये मान के चले कि यहां से प्रश्नों की संख्या होगी 5। जैसे संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, तो यहां से भी आप 4 टॉपिक हैं, तो यहां से भी प्रश्नों की संख्या लगभग आप 8 मान के चलिए। पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द हैं, शमश्रुत भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए 1 शब्द है। यहां पर भी टॉपिकों की जो संख्या है वो 5 है। तो एग्जामिनर भी यहां से प्रश्नों की संख्या जो पूछेगा आपसे, तो लगभग ये मान के चले कि 5 प्रत्येक टॉपिक से एक क्वेश्चन तो एग्जामिनर पूछेगा। वाक्य का स्वरूप है, पदक्रम, अंगभेद और उपभेद है। तो देखिए इससे यहां से एग्जामिनर जो प्रश्नों की संख्या पूछता है वो लगभग 2 होगी आपसे। फिर आपके वाक्य शुद्धिकरण है, शब्द शुद्धिकरण है, तो यहां से भी लगभग प्रश्नों की संख्या आपकी 1 या 2 हो सकते हैं। विराम चिन्हों का परिचय है, ये नया टॉपिक जोड़ा है, तो यहां से भी प्रश्नों की संख्या आप ये मान के चलिए 1 या 2। उसके बाद में मुहावरे और लोकोक्ति हैं, तो इनसे भी एग्जामिनर 1-1 या 2-2 सवाल यहां से पूछता है। इसके बाद में अपठित गद्यांश पद्यांश आधारित प्रश्न है, तो यहां पर इन दोनों को मिलाकर एग्जामिनर पीछे 4 क्वेश्चन पूछता है, तो हो सकता है कि ऐसा आगे भी 4 क्वेश्चन पूछ सके। तो जहां तक मेरा अनुमान है हिंदी व्याकरण वाले पोर्शन से या खंड 1 से जो प्रश्नों की संख्या पूछी जाएगी वो लगभग 50 के लगभग होगी, ऐसा मेरा पूर्वानुमान है। बाकी कुछ दिन में आरपीएससी जल्द इसको स्पष्ट करने वाली है। तो चलिए अब बढ़ते हैं खंड 2 पे। खंड 2 के अंतर्गत क्या आएगा। देखिए आपका खंड 2 है,
और खंड 2 का जो वर्गीकरण आरपीसी ने किया है, पहले इसको आरपीसी ने दो भागों में विभाजित किया था, पार्ट एम में और पार्ट आ में। अब की बार आरपीसी ने क्या किया कि इसका जो विभाजन किया है वो चार भागों में किया है। तो चार भाग देखिए कौन कौन से हैं इसके, और चार भाग के अंतर्गत क्या आता है। खंड 2 में देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए खंड 2, क्योंकि जब यहां पर इन्होंने पार्टों की संख्या बढ़ा दी तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको देखिए खंड ए में, खंड 2 के अंतर्गत भाग ए में देखिए, भाग ए के अंतर्गत आपके आएगा काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र होगा। इसके बाद में भाग जो आपका ब है, ब के अंतर्गत आपसे पूछे जाएगा हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्नों की संख्या होगी। यहां से हिंदी साहित्य का इतिहास, देखिए यहां पे ये ब हो गया। अब देखिए भाग स के अंतर्गत आपसे क्या पूछेगा, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास एक। दूसरा क्या पूछेगा, हिंदी की बोलियां, हिंदी की बोलियां। हिंदी की बोलियां, इसमें से तीसरा जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा देवनागरी लिपि। ये तीन चीजें आपसे इसमें खंड स में पूछेगा। और खंड द में देखिए आपके, खंड द में आपसे पूछेगा कुछ रचनाओं के बारे में पूछेगा, कुछ रचनाकारों के बारे में पूछेगा। तो यहां पर रचनाएं व उनके रचनाकार होंगे, इनसे संबंधित बातें इस पाठ में होंगी। पाठ कौन से में, द में। तो इस प्रकार खंड 2 का वर्गीकरण किया गया है, भाग एम में, भाग ब में, भाग स में, भाग द में। भाग ए के अंतर्गत आएगा आपके काव्य शास्त्र, भाग 2 के अंतर्गत आएगा हिंदी साहित्य का इतिहास, और भाग स के अंतर्गत तीन बिंदुओं का समावेश किया है, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास है, और दूसरा जो बिंदु है हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय है, और देवनागरी लिपि है। ये तीन बिंदु इसके अंतर्गत है। वहां पर पाठ द में आपके पास में आएंगे आपके साहित्य से संबंधित जो रचनाकार हैं उनकी रचना है, जैसे कबीरदास है, तुलसी है, मीरा है, सूरदास है, जयशंकर प्रसाद है, रामधारी सिंह दिनकर है। इनसे संबंधित रचनाएं आपके पाठ्यक्रम द में होंगे। तो अब हम इस पर संपूर्ण रूप से परिचर्चा करने वाले हैं कि भाग ए के अंतर्गत काव्य शास्त्र के किस किस बिंदु का समावेश किया गया है, किस किस बिंदु को जोड़ा गया है, किस किस बिंदु को घटाया गया है। देखिए यहां पर आरपीसी के द्वारा इस सिलेबस में क्या नया परिवर्तन किया गया है। भाग ए काव्य शास्त्र, इस काव्य शास्त्र में आपके सबसे पहला जो बिंदु है वो है शब्द शक्तियों का, शब्द शक्तियों के भेद व उपभेद, भेद व उदाहरण, शब्द शक्तियों के भेद व उदाहरण, यह काव्य शास्त्र का आपका पहला बिंदु है। जो दूसरा बिंदु है वो है काव्य की रीतियां, काव्य की रीतियां। तीसरा जो है काव्य गुण का, काव्य गुण। चौथा जो बनेगा वो है काव्य दोष। इस काव्य दोष के अंतर्गत 6 काव्य दोष आते हैं। देखिए यहां पे कौन कौन से 6 काव्य दोष हैं। श्रुति कटुत्व दोष, ग्राम्यत्व दोष, अप्रतित्व दोष, अप्रतित्व दोष, कलिष्टत्व दोष,
अकर्मत्व दोष व दुष्कर्मत्व। देखिए यहां पे 6 दोषों का समावेश किया गया है। इसमें एग्जामिनर ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। शब्द शक्तियों में भी कोई परिवर्तन नहीं है, काव्य की रीतियों में भी कोई परिवर्तन नहीं है, काव्य के गुणों में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया, काव्य दोषों में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ये आपके पाठ्यक्रम में पहले भी थे, अभी भी थे। तो ये तो हुए आपके काव्य दोष। फिर देखिए इसका जो पांचवा बिंदु बनेगा वो बनेगा आपके अलंकार का। किसका होगा? अलंकार का। और अलंकारों के अंतर्गत जो आपसे पहले अलंकार पूछे जाते थे उनकी संख्या 11 थी और आज भी इनकी संख्या 11 है। तो अलंकारों के अंतर्गत एग्जामिनर ने ना तो किसी बिंदु को जोड़ा है ना ही किसी बिंदु को घटाया है। तो देखिए यहां पे अलंकार आपके कौन कौन से होंगे। जैसे कि आपके यहां पे अलंकार हैं श्लेष, श्लेष है, श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, विभावना अलंकार है, असंगति अलंकार है, विरोधाभास, विरोधाभास है, संदेह है, भ्रांतिमान और मानवीकरण। ये 11 अलंकार आपके पाठ्यक्रम में है। इसमें एग्जामिनर ने ना तो किसी अलंकार को घटाया ना ही किसी और नए अलंकार को इसके अंतर्गत जोड़ा गया है। तो ये टॉपिक पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब देखिए यहां पे इसका छठा बिंदु अलंकार है। अलंकार के बाद में आपके छंद हैं और जो छंदों की संख्या आपसे पूछी जाएगी यहां पे, तो आपके पाठ्यक्रम में लगभग 5 छंदों का समावेश एग्जामिनर के द्वारा किया गया है। और जो 5 आपके जो छंद हैं, सॉरी, आपके पाठ्यक्रम में 7 छंदों का समावेश किया गया है। और 7 छंद कौन कौन से देखिए आपके, सबसे पहले आपके आता है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित छंद आएगा आपका, द्रुत विलंबित है। उसके बाद में हरिगीतिका है, फिर आपके कवित्त छंद है, फिर शवैया छंद है, शवैया छंद है, फिर दोहा है आपका, दोहा है, सौठा है और चौपाई छंद है। ये 7 छंदों का समावेश आपके पाठ्यक्रम में गया है, किया गया है। देखिए छंदों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। पहले भी आपके पाठ्यक्रम में 7 छंद थे, अभी भी एग्जामिनर के द्वारा इनकी संख्या कितनी रखी गई है? 7 ही रखी गई है। अब बढ़ते हम आगे। देखिए यहां पे जो आपका 7वां बिंदु बनेगा वो बनेगा रस का। और रस के अंतर्गत आपका जो आएगा, रस का स्वरूप होगा, रस का स्वरूप है रसव्यय है, रसव्यय है और रस भेद। यह बिंदु के अंतर्गत भी, इस बिंदु के अंतर्गत भी परीक्षक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यह पहले भी इसी रूप में था और अभी भी इसी रूप में है। तो इस प्रकार से काव्य शास्त्र के अंतर्गत 7 बिंदुओं का समावेश है और इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यहां से एग्जामिनर के द्वारा जो प्रश्नों की संख्या पूछी जाती थी, लगभग 10 से 12 प्रश्नों की संख्या यहां से होती थी। और अभी भी मेरा पूर्वानुमान है, मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि यहां से अभी भी जो प्रश्नों की संख्या होगी 10 से 15 के बीच में होगी। इससे एग्जामिनर ज्यादा पूछेगा नहीं। लगभग आप यही मान के चलो कि यहां से एग्जामिनर के द्वारा जो प्रश्नों की संख्या पूछी जाएगी वो लगभग 10 ही होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो ये था आपके भाग ए में काव्य शास्त्र का पाठ और उसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आए हैं। काव्य शास्त्र में एग्जामिनर के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इस बात का हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए आप यहां पे आगे बढ़ते हैं भाग ए के बाद में। अब आते हैं भाग आ में।
भाग आ के अंतर्गत आपका आएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास का समावेश एग्जामिनर के द्वारा किया गया है और यह विद्यार्थियों के लिए काफी भ्रमित करने वाला टॉपिक है कि जैसे बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में इस बात की शंका है कि साहित्य से पता नहीं प्रश्नों की संख्या कितनी पूछी जाएगी और साहित्य का पार्ट इन्होंने बहुत हार्ड कर दिया। नहीं, आपको आरपीएससी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपके इस भाग को पहले आरपीएससी के द्वारा ज्यादा स्पष्ट नहीं किया गया था। साहित्य आपको पहले भी उतना ही पढ़ना पड़ रहा था, आज भी साहित्य पहले से कम पढ़ना पड़ेगा। यहां पे अगर इस पोर्शन से पहले प्रश्नों की संख्या 25 थी, पहले यहां से प्रश्नों की संख्या 25 थी, तो अब एग्जामिनर यहां से प्रश्नों की संख्या को बढ़ाएगा तो ज्यादा करेगा, तो 40 लगा लो आप। 40 से ज्यादा प्रश्नों की संख्या यहां से नहीं होगी। आपको साहित्य 25 क्वेश्चनों के लिए पहले भी पढ़ना पड़ रहा था, अब वही साहित्य उससे भी कम साहित्य, पहले से भी कम साहित्य आपको 40 प्रश्नों के लिए पढ़ना पड़ेगा। ऐसा मेरा मानना। हो सकता है कि आरपीएससी के द्वारा यहां से प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाए, हो सकता है कि प्रश्नों की संख्या 50 हो, जितनी भी हो, 40 हो, 25 हो, 50 हो, परंतु यही पार्ट आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। आपको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए कि यह पार्ट आपको 25 क्वेश्चन के लिए पढ़ना पड़ रहा था, अब आपको 40 या 50 क्वेश्चनों के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है और इससे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जैसे विद्यार्थी के फोबिया बैठा कि पता नहीं साहित्य में क्या हो गया, क्योंकि आप सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते कि हम इस टॉपिक को छोड़ देंगे तो हम सिलेक्शन निकाल लेंगे। नहीं, जीके में भले आप कुछ टॉपिकों को छोड़ सकते हो, परंतु सब्जेक्ट का डिवाइडेशन ऐसा है कि आपको लगभग लगभग सारे ही सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। जब आप सारे सिलेबस को कवर करोगे तो वहां पर आप 130-35 का स्कोर करने की स्थिति में होंगे। जब आप 130 या 35 का स्कोर करके आएंगे तो आपकी सफलता लगभग सुनिश्चित हो जाएगी। इसके साथ में ही आपको फर्स्ट पेपर में कम से कम भी 40% अंक लाने ही होंगे। तो उसके मैथ को भी मैं नकार नहीं रहा हूं। तो यहां देखिए कि यहां पे बहुत आसान कर दिया, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। बहुत विद्यार्थी मेरे पास फोन कर रहे हैं कि सर साहित्य बढ़ा दिया, साहित्य बढ़ा दिया, साहित्य बढ़ा दिया। काफी सारी संस्थाओं ने भी ये फोबिया बच्चे के मन में बैठा रखा है कि साहित्य नहीं पढ़ोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इस पूरे पेपर में साहित्य आएगा। मैं साहित्य के महत्व को नकार नहीं रहा हूं, साहित्य के महत्व को मैं नकार नहीं रहा हूं, पर साहित्य के साथ में और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है। केवल साहित्य से ही काम नहीं चलेगा, केवल साहित्य से ही काम नहीं चलेगा। तो देखिए इस साहित्य को मैं कैसे स्पष्ट करता हूं। पहले ये बोझिल था, अब आरपीएससी ने इसको विभाजित करके आसान बना दिया। पहले में अब में देखिए, पहले हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पहले क्या आता था। पहले आपके हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आता था हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण व काल विभाजन, काल विभाजन, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाएं व रचनाकार। केवल इस लाइन को आपके पहले के सिलेबस में दिया हुआ था और यह देखने से हमें लगता था कि लाइन छोटी है। लाइन तो छोटी है पर लाइन का भाव पहले भी बहुत बड़ा था, पहले भी बहुत बड़ा था। आज इसी लाइन को आरपीएससी ने स्पष्ट कर दिया, टुकड़ों में विभाजित करके, तो आपका काम आरपीएससी के द्वारा बहुत ही आसान कर दिया गया। अब देखिए पहले सिलेबस और अब देखिए इस पार्ट में आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए, और आप अपने फोबिया को कम कीजिए। अब देखिए आप इसमें कि अब एग्जामिनर ने क्या जोड़ा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये एक बिंदु बनाया इन्होंने, हिंदी साहित्य का इतिहास, और इस हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत दिया है नामकरण व काल विभाजन।
नामकरण व काल विभाजन। अब देखिए इसके बाद में जो दूसरा बिंदु उन्होंने बनाया आरपीएससी के द्वारा, जो दूसरा बिंदु बनाया गया वो देखिए आदिकाल। आदिकाल, और आदिकाल के अंतर्गत जो इन्होंने दिया है वो आदिकाल के अंतर्गत इन्होंने दिया है काव्य धाराएं। काव्य धाराएं, काव्य धाराएं, प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाएं व रचनाकार। दूसरा बिंदु इन्होंने इस साहित्य के अंतर्गत ये बनाया। तीसरा इन्होंने बनाया है आदिकाल है। आदिकाल के बाद में आपका आता है भक्ति काल। भक्ति काल है, और भक्ति काल के अंतर्गत भी यही प्रवृत्तियां हैं सेम की सेम। काव्य धाराएं, काव्य धाराएं, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाएं व रचनाकार, व रचनाकार। देखिए दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु इन्होंने बनाया। चौथा देखिए आपका इसी में फिर रीतिकाल आपका चौथा बिंदु बनेगा रीतिकाल का, और रीतिकाल के अंतर्गत ये सेम आ जाएंगे आपके यही काव्य धाराएं, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाएं व रचनाकार। ये हुआ रीतिकाल। रीतिकाल तक तो हुआ आपका सेम। उसके बाद में देखिए आधुनिक काल। आधुनिक काल, और आधुनिक काल का जो वर्गीकरण एग्जामिनर के द्वारा किया गया है, इस आधुनिक काल को एग्जामिनर ने दो भागों में विभाजित किया है। तो मैं इस आधुनिक काल का वर्गीकरण इधर कर देता हूं कि आधुनिक काल है, और इसी आधुनिक काल के अंतर्गत आपका जो इसका डिवाइडेशन किया है उसमें से सबसे पहला है गद्य का विकास। गद्य का विकास। दूसरा जो पार्ट बनाया इन्होंने पद्य का विकास। तीसरा पार्ट एग्जामिनर ने इसके अंतर्गत दो पार्टों में डिवाइड किया है, गद्य का विकास और पद्य का विकास। देखिए जो गद्य का आपके विकास है इसके अंतर्गत एग्जामिनर ने आपके जोड़े हैं भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद। देखिए यहां पे एग्जामिनर ने प्रयोगवाद नहीं दिया है, ये एग्जामिनर ने नहीं दिया है प्रयोगवाद का। उसके बाद में प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के बाद में एग्जामिनर ने जोड़ी है नई कविताएं, नई कविताएं। उसके बाद में एग्जामिनर ने साठोत्तरी कविताओं को भी नहीं दिया है। साठोत्तरी कविताओं को भी नहीं दिया। इसके अंतर्गत आपके जो बिंदु बनेंगे 1, 2, 3, 4 और 5, 5 बिंदुओं का समावेश एग्जामिनर के द्वारा किया गया है। यहां पे जो आपका पद्य भाग है, पद्य भाग के अंतर्गत भारतेंदु युग आएगा, द्विवेदी युग आएगा, छायावाद आएगा, प्रगतिवाद आएगा, और एग्जामिनर ने यहां पर प्रयोगवाद को हटा दिया। प्रयोगवाद का टॉपिक यहां पे नहीं दिया एग्जामिनर ने। उसके बाद में नई कविताएं दी हैं, साठोत्तरी कविताएं भी नहीं दी। अब ये थोड़ा सा मेरी समझ से बाहर है कि एग्जामिनर ने प्रयोगवाद व साठोत्तरी कविताएं क्यों नहीं दिया। हो सकता है कि कोई टाइपिंग मिस्टेक हो या एग्जामिनर से कोई भूल हो गई हो, तो हो सकता है कि दोबारा से इस पाठ्यक्रम को जारी करके ये बिंदु इसमें से जोड़े जाएं, ऐसा मेरा मानना है। और ये थोड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि एग्जामिनर ने इन टॉपिकों को क्यों नहीं जोड़ा, ये थोड़ा मेरी समझ से बाहर है। देखिए यहां पे अब देखिए एक सबसे खास बात, पहले एग्जामिनर ने इसके अंतर्गत संपूर्ण इतिहास का समावेश कर दिया था।
उसने स्पष्ट नहीं किया था कि किस पाठ से क्या पूछा जाएगा। उसने खासकर गद्य भाग का विभाजन नहीं किया था, और गद्य भाग के अंतर्गत हम सारी विधाओं का अध्ययन करते थे, जिसमें आपके कहानी भी थे, उपन्यास भी थे, नाटक भी थे, निबंध भी थे, आलोचना भी थी, जीवनी भी थी, संस्मरण भी थे, रेखा चित्र भी थे, रिपोर्टाज भी था, डायरी लेखन भी था। सारी गद्य विधाओं का हमें अध्ययन करना पड़ता था। पहले एग्जामिनर ने यहां पर स्पष्ट नहीं किया था, परंतु अब की बार उसने बहुत अच्छा किया है और आपके बोझिल सिलेबस को कम कर दिया। और कम कैसे कर दिया है कि गद्य भाग के अंतर्गत केवल अब आपको 5 ही टॉपिकों का अध्ययन करना है। सबसे पहले आपके कहानी आती है, कहानी है, कहानी के बाद में दूसरा आपके उपन्यास है, और उपन्यास के बाद में जो तीसरा आपके टॉपिक है वो है आपके नाटक का, चौथा जो टॉपिक है वो है आपका निबंध का, और जो पांचवा जो टॉपिक एग्जामिनर ने यहां पे जोड़ा है वो है संस्मरण। संस्मरण का टॉपिक जोड़ा है। ये 4-5 टॉपिक एग्जामिनर ने जोड़कर आपके बोझिल काम को बहुत आसान कर दिया। अब देखिए इस दोनों सिलेबस में कंपेयर करके देखिए आपके फोबिया कैसे बना हुआ है, क्योंकि यहां पे एग्जामिनर ने 2 लाइनें दी थी, यहां पे एग्जामिनर ने इसी सिलेबस को 6 लाइनों में दे दिया। तो आपके मस्तिष्क में डर बैठा है कि अब की बार तो पूरा साहित्य आएगा। ऐसा नहीं है कि पूरा साहित्य आएगा, पूरा साहित्य नहीं आएगा। साहित्य के प्रश्नों की जो संख्या होगी, पहले एग्जामिनर के द्वारा 25 पूछी जाती थी, अब जो पूछी जाएगी वो लगभग यहां से प्रश्नों की जो संख्या बनेगी वो 40 होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। और आरपीएससी इस बात को जल्द स्पष्ट भी कर देगी। देखिए यहां पे पहले के सिलेबस में अब के सिलेबस में क्या अंतर है। पहले का सिलेबस बोझिल था, पहले का साहित्य था बोझिल, अब का जो साहित्य है वो काफी आसान है। आसान कैसे कि देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, इतिहास है, नामकरण व काल विभाजन, ये तो पहले भी था, नामकरण व काल विभाजन आपके पहले भी था। अब देखिए प्रमुख प्रवृत्तियां, प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाएं व रचनाकार। प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाएं व रचनाकार का मतलब यह है कि जो आपके साहित्य का वर्गीकरण किया गया है, आदि काल में, भक्ति काल में, रीति काल में, आधुनिक काल में, वो कंप्लीट आएगा। प्रत्येक काल की प्रवृत्तियां मिलेंगी आपको, प्रत्येक काल में जितने भी रचनाकार हैं वो सारी रचनाएं आपको पढ़नी थी पहले, और उन रचनाओं को लिखने वाले रचनाकारों के बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त करनी होती थी। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। अब देखिए इसमें उसने नया क्या जोड़ा है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें नामकरण काल विभाजन पहले भी था, अभी भी है आपके लिए। आदिकाल देखिए, काव्य धाराएं, काव्य धाराएं, ये बिंदु आपको नया लग रहा है, काव्य धाराएं ये बिंदु नया नहीं है। काव्य धाराओं का समावेश प्रमुख प्रवृत्तियां, रचनाएं व रचनाकार के अंतर्गत ही है, क्योंकि अगर काव्य धाराएं नहीं होंगे तो रचनाकार कहां से होंगे। रचनाकारों को तो हमने काव्य धाराओं में विभाजित किया है ना भाई, जितने भी रचनाकार हैं और जिस रचनाकार ने जिस मनोवर्ती की रचनाएं लिखी उसी के आधार पर उसी रचनाकार को उसी काव्य धारा के अंतर्गत उसका समावेश कर दिया गया है। तो ये डरने की आवश्यकता नहीं है, ये कुछ अलग नहीं है। काव्य धाराएं वो तो पहले भी हमें साहित्य के अंतर्गत पढ़नी पड़ रही थी, अभी भी पढ़नी पड़ रही है कि कौन सा कवि किस काव्य धारा के अंतर्गत आता है। अब देखिए प्रमुख प्रवृत्तियां, आपकी प्रमुख प्रवृत्तियां पहले भी थी, प्रमुख प्रवृत्तियां अभी भी हैं। प्रमुख प्रवृत्तियों का मतलब यह है कि प्रत्येक काल में जितनी भी काव्य धाराएं और प्रत्येक काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, वो प्रवृत्तियां पहले भी थी अभी भी हैं आपके। दो बात। तीसरी बात देखिए रचनाएं व रचनाकार, रचनाएं पहले भी पढ़नी पड़ रही थी, रचनाकार पहले भी पढ़ना पड़ रहा था, बस यहां पे एग्जामिनर ने काल विभाजन नहीं किया था। संपूर्ण ये 2 लाइनों को संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत समावेश कर दिया था। पहले आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना पड़ रहा था, यहां से जो प्रश्नों की संख्या थी 25 थी, क्योंकि आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपके यहां पर टोटल जो क्वेश्चन बनते हैं वो 150 प्रश्नों की जो संख्या 150, और 150 में से अगर हम इस पार्ट को पहले नहीं पढ़ते, छोड़ भी देते हैं, तो 25 अगर हम घटाते थे 125 में 125 आप कर नहीं सकते, क्योंकि 125 में 125 आप कर भी नहीं सकते। अगर आप 125 में से आपका स्कोर होगा 110 हो जाएगा, 115 हो जाएगा, इससे ज्यादा आपका स्कोर नहीं होगा। देखिए यहां पे कि पहले, अब हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि पहले यही पार्ट हमें 25 के लिए पढ़ना पड़ता था, अब जो हमें पढ़ना पड़ेगा वो कम से कम हमें 40 या 45 प्रश्नों के लिए ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए अच्छा है। तो साहित्य का फोबिया आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, डरने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इसका मैंने यहां पे स्पष्टीकरण किया है हिंदी साहित्य का। अब देखिए यहां पे खंड 2 में आपका भाग ब हो चुका, भाग स के अंतर्गत देखिए आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा।
भाग स है, और भाग स के अंतर्गत आपके देखिए किस किस टॉपिक का समावेश एग्जामिनर के द्वारा किया गया है। इसके अंतर्गत आपके मुख्यतः 3 टॉपिक हैं। हिंदी भाषा का उद्भव, उद्भव एवं विकास पहला बिंदु आपका। इसके अंतर्गत अपना दूसरा टॉपिक देखिए, हिंदी की बोलियां, हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। अब देखिए यहां से तीसरा देखिए आप, देवनागरी लिपि। ये 3 बिंदु आपके भाग स के अंतर्गत आएंगे। यह टॉपिक आपके पहले भी था, आरपीएससी के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया। पहले ये भाग आ के अंतर्गत आता था। उसके बाद में देखिए हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय, यह टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में पहले भी था। ये भी भाग आ के अंतर्गत आता था पहले, अब ये भाग स के अंतर्गत आ रहा है। तो एग्जामिनर ने यहां भी कोई परिवर्तन नहीं किया। अब देखिए देवनागरी लिपि, इसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके खंड 1 के अंतर्गत वहां पर आपके वहां खंड 1 के अंतर्गत आपका जो पहले टॉपिक था वो था देवनागरी लिपि, लिपि के सुधार का इतिहास, इतिहास यह आपके पाठ्यक्रम में था। यह खंड 1 के अंतर्गत, खंड 1 के अंतर्गत पार्ट ए में था। तो वहां पर देवनागरी लिपि के सुधार का इतिहास, इस टॉपिक को वहां से एग्जामिनर ने हटा दिया गया। सुधार, देवनागरी लिपि में सुधार का इतिहास, यह टॉपिक पहले संपूर्ण रूप में नहीं था, और इस टॉपिक के कुछ पार्ट का ही आपको अध्ययन करना था पहले, कि देवनागरी लिपि में सुधार के 3 प्रयास मिलते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर मिलते हैं, संस्थागत स्तर पर मिलते हैं, और प्रशासनिक स्तर पर प्रयास मिलते हैं देवनागरी लिपि में सुधार के। तो यही पढ़ना था। अब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, देवनागरी लिपि का संपूर्ण चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। देवनागरी लिपि की आपको भूमिका भी पढ़नी पड़ेगी, लिपि की आवश्यकता क्यों है, लिपि का विकास कैसे हुआ, देवनागरी लिपि के प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं, देवनागरी लिपि में सुधार के प्रयास भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। व्यक्तिगत प्रयास है, संस्थागत प्रयास है, और प्रशासनिक प्रयास है, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं पढ़नी पड़ेंगी, देवनागरी लिपि की प्रमुख कमियां आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ये टॉपिक आपको संपूर्णता से पढ़ना पड़ेगा। अब ये शॉर्ट में नहीं चलेगा, पहले ये टॉपिक आधा ही पूछा जाता था। ये पार्ट ए के अंतर्गत भाग खंड 2 में आता था। अब इस पार्ट को यहां पे एग्जामिनर के द्वारा जोड़ दिया गया, बस इतना सा यहां पर एग्जामिनर के द्वारा परिवर्तन किया गया है। ये तो था आपका भाग स। अब देखिए आप, यहां से एग्जामिनर इस भाग से जो प्रश्नों की संख्या पूछेगा, वो लगभग आपके प्रश्नों की संख्या यहां पे 10 होगी। इससे ज्यादा आपके प्रश्नों की संख्या यहां पे होगी नहीं, ऐसा मेरा मानना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। ये खंड 2 के अंतर्गत भाग स भी हो गया। अब खंड 2 के अंतर्गत हम भाग द में रचना व रचनाकार होंगे। तो देखिए इसमें पहली रचना कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली के अंतर्गत आएगी साखी। साखी के प्रथम 5 अंग व 10 पद। इसके जो संपादक हैं वो है श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। दूसरी जो प्रमुख यहां पर रचना है तुलसीदास,
और तुलसीदास की जो रचना है रामचरित मानस का बालकांड, रामचरित मानस का बालकांड आपके पाठ्यक्रम में है। तीसरा बिंदु देखिए यहां पे सूरदास है। सूरदास का भ्रमर गीत सार, चार के प्रथम 20 पद आपके पाठ्यक्रम में है। इसके जो संपादक हैं रामचंद्र शुक्ल हैं। चौथे जो रचनाकार हैं आपके मीराबाई है। मीराबाई की मीरा पदावली, मीरा पदावली आपके पाठ्यक्रम में, और मीरा पदावली के प्रथम 20 पद आपके पाठ्यक्रम में है। इसके जो संपादक हैं वो हैं परशुराम चतुर्वेदी। पांचवी आपके जो रचनाकार हैं वो है पांचवें रचनाकार बिहारी, और बिहारी की बिहारी रत्नाकर, बिहारी रत्नाकर के प्रथम 20 दोहे आपके पाठ्यक्रम में है। फिर छठे नंबर के जो आपके रचनाकार हैं वो हैं सूर्यमल मिशन। सूर्यमल मिशन की रचना वीर सतसई, वीर सतसई के प्रथम 20 दोहे आपके पाठ्यक्रम में है। इसके जो संपादक हैं नरोत्तम दास स्वामी हैं। नरेंद्र भानावत, वह लक्ष्मी कमल हैं, लक्ष्मी कमल हैं। अब देखिए सातवां बिंदु आपका, सातवें नंबर पे आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का प्रथम, कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है। इसके बाद में जो आपका आठवां बिंदु बनेगा वो जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद की जो रचना आपके पाठ्यक्रम में है वो कामायनी का श्रद्धा सर्ग है। कामायनी का श्रद्धा सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है। देखिए पहले श्रद्धा सर्ग के स्थान पे आपके पाठ्यक्रम में आनंद सर्ग था। अब की बार आरपीएससी ने इसमें बदलाव करते हुए आनंद सर्ग को हटा दिया है। इसके स्थान पे एग्जामिनर ने श्रद्धा सर्ग को जोड़ दिया है। अब देखिए 9वें नंबर पे जो आपका 9वां बिंदु बनेगा वो बनेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो निबंध रचना है चिंतामणि, चिंतामणि का भाग प्रथम, भाग एक, भाग एक में आपके जो निबंध पाठ्यक्रम में वो है उत्साह, श्रद्धा और भक्ति। प्रेम और
भक्ति, लोभ और प्रीति। ये निबंध आपके पाठ्यक्रम में है। अब देखिए यहां पे 10वां बिंदु आपका मोहन राकेश, मोहन राकेश का नाटक लहरों का राजहंस आपके पाठ्यक्रम में है। लहरों का राजहंस। अब देखिए आपका 11वां बिंदु, और 11वां जो बिंदु है वो यादवेंद्र यादवेंद्र शर्मा का उपन्यास खून का टीका आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। खून का टीका आपके पाठ्यक्रम में जोड़ा गया। ये नई रचना है, अब की बार आपको इस नई रचना का अध्ययन करना होगा। देखिए अब आपका 12वें बिंदु, और 12वें जो बिंदु बनाया गया है वो कहानियां हैं। आपके 12वें बिंदु में जो है कहानियां हैं, और इसके अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में 4 कहानियां हैं। पाठ्यक्रम में 4 कहानियां हैं। एक, उसने कहा था। इसके रचनाकार हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए जो दूसरी आपकी कहानी है वो है पूस की रात। इसके रचनाकार हैं प्रेमचंद। तीसरी रचना देखिए आपके पटाक्षेप नहीं होगा, पटाक्षेप नहीं होगा। इसके रचनाकार हैं हेतु भारद्वाज। हेतु भारद्वाज की बहुत सारी रचनाएं हमारे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में चलती हैं। अब देखिए चौथी रचना, जो चौथी रचना है आपके वो है उजाले के मुसाहिब। उजाले के मुसाहिब। इस कहानी के जो रचनाकार हैं वो हैं विजयदान देथा। विजयदान देथा। देखिए ये रचनाएं और रचनाकार आपके खंड 2 के अंतर्गत भाग द में है, और इनमें क्या परिवर्तन किया गया है, क्या परिवर्तन नहीं किया गया है, वो हम अभी जानेंगे इन रचनाओं के माध्यम से। देखिए कबीर ग्रंथावली कोई परिवर्तन नहीं किया गया। यह रचना व इसके जो संपादक थे वो पहले भी आपके पाठ्यक्रम में थे, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तुलसीदास का रामचरितमानस का बालकांड आपके पाठ्यक्रम में पहले भी था, अभी भी है। उसके बाद में देखिए सूरदास का भ्रमर गीत सार, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मीराबाई की पदावली में कोई परिवर्तन नहीं है। बिहारी रत्नाकर में कोई परिवर्तन नहीं है। सूर्यमल मिशन के वीर शतसई में कोई परिवर्तन नहीं है। फिर उसके बाद में रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र, ये भी आपके पाठ्यक्रम में पहले था और अभी भी इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है। उसके बाद में जयशंकर प्रसाद की कामायनी है, इसमें जरूर परिवर्तन किया गया है। पहले कामायनी का आनंद सर्ग आपके पाठ्यक्रम में था, अब एग्जामिनर के द्वारा आनंद सर्ग के स्थान पे यहां पर श्रद्धा सर्ग को जोड़ दिया गया है, तो ये नया है आपके पाठ्यक्रम में, नया टॉपिक है। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो चिंतामणि निबंध है उसके भाग 1 से उत्साह आएगा, श्रद्धा आएगी, भक्ति आएगी, लोभ और प्रीति आएगी। तो ये 5 निबंध इसके अंतर्गत है चिंतामणि के भाग 1 में, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। फिर देखिए मोहन राकेश का लहरों का राजहंस नाटक आपके पाठ्यक्रम में पहले भी था, अभी भी है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब देखिए 12 नंबर पे जो 12वां नंबर का टॉपिक है, ये नया जोड़ा गया आपके पाठ्यक्रम में, नया जोड़ा गया। यादवेंद्र शर्मा की जो रचना है
खून का टीका उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में नया है तो आपको इस नई रचना का अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद में जो हमारा 12वां बिंदु आता है वो कहानियों के रूप में है, और 12वें बिंदु के अंतर्गत 4 कहानियां हमारे पाठ्यक्रम में उसने कहा था। यह आपके पाठ्यक्रम में पहले भी थी रचना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देखिए ये पाठ्यक्रम की रचना आपके सेकंड ग्रेड में भी है और कॉलेज लेक्चरर के पाठ्यक्रम में भी है। उसके बाद में पूस की रात है, इसके रचनाकार प्रेमचंद है, तो ये नई है रचना, आपके पाठ्यक्रम में नई जोड़ी गई। उसके बाद में आपकी पटाक्षेप नहीं होगा, हेतु भारद्वाज की रचना है, ये भी आपके पाठ्यक्रम में नई कहानी जोड़ी गई है। पहले ये नहीं थी, अब नया ये बिंदु जोड़ा गया। अब उसके बाद में देखिए उजाले के मुसाहिब, ये कहानी के जो रचनाकार हैं विजय दांदे था, ये भी आपके पाठ्यक्रम में नई रचनाएं हैं। इन तीन कहानियां नई जोड़ी गई हैं। पहले उसने कहा था ये पहले भी चलती थी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उससे पहले जो आपकी पूस की रात है, और पूस की रात से पहले जहां लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव की रचना चलती थी जहां लक्ष्मी कैद है। पूस की रात के स्थान पे जहां लक्ष्मी कैद है, ये रचना आपके पाठ्यक्रम में थी। पटाक्षेप नहीं होगा, पटाक्षेप नहीं होगा, ये हेतु भारद्वाज की रचना है और इस रचना को नया जोड़ा गया है। इसके स्थान पे जो आपकी कहानी थी एक और जिंदगी मोहन राकेश की। उसके बाद में उजाले के मुसाहिब है, ये विजय दानदेथा की कहानी है, ये भी नई जोड़ी गई है। और इसके स्थान पे पहले निर्मल वर्मा द्वारा लिखित कहानी परिंदे को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से इस पाठ्यक्रम में कुछ नई रचनाओं का समावेश किया गया है। और यहां से अगर प्रश्नों की संख्या देखें तो लगभग इन रचनाओं से आपके प्रश्नों की संख्या बनती है 15 है। अगर हम प्रॉपर रचनाओं की बात करें, अगर कवि परिचय की बात न करें, अगर यहां पर इन 15 में से अगर हम 10 क्वेश्चन अगर आपके कवि परिचय के जोड़ दें तो यहां से प्रश्नों की संख्या होती है 25। आप इन 10 कवि परिचय के प्रश्नों को चाहे साहित्य के अंतर्गत काउंट कर लो, चाहे इस रचना के अंतर्गत काउंट कर लो, क्योंकि इन रचनाओं से भी जब कवि परिचय से पूछेगा तो आप बोलोगे कि साहित्य के क्वेश्चन है। तो यहां पर अगर हम यहां पर कवि परिचय के प्रश्नों को भी शामिल करते हैं तो यहां पर जो प्रश्नों की संख्या बनती है वो कितनी बनती है? 25 बनती है। तो ये था आपका खंड द, और खंड द में भाग था द, खंड 2 के अंतर्गत भाग 2 था। अब हम अध्ययन करने वाले हैं खंड 3 का। खंड 3 देखिए, खंड 3 के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में जो है वो है हिंदी शिक्षण, वह शिक्षण विधियां। देखिए यहां पे हिंदी शिक्षण व शिक्षण विधियों में अब की बार एग्जामिनर ने काफी कुछ नया जोड़ा है, बहुत सारे टॉपिक इसमें नए जोड़े हैं, तो काफी कुछ परिवर्तन हुआ है। तो कौन कौन से बिंदु इसमें जोड़े गए हैं शिक्षण विधियों के, तो आइए जानते हैं। देखिए यहां पे खंड 3 को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, अ भाग और आ भाग। अ भाग के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आते हैं? देखिए, भाषाई कौशलों, के विकास हेतु निम्नांकित पक्षों का स्वरूप, इसके अंतर्गत जो आपके बिंदु आएंगे वो एक तो होगा श्रवण कौशल, आपके श्रवण कौशल है इसमें। और श्रवण कौशल के बाद में जो दूसरा है वो है उच्चारण कौशल है। और उच्चारण कौशल के बाद में आपका तीसरा बिंदु वर्तनी कौशल, और वर्तनी कौशल के बाद में आपका जो आता है वाचन। वाचन का भी वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है।
सहस्वर वाचन, सहस्वर व मौन वाचन, मौन वाचन। इसके बाद में आपका जो कौशल बनता है वो है अभिव्यक्ति कौशल, अभिव्यक्ति कौशल। और अभिव्यक्ति कौशल के अंतर्गत जो आपके बिंदु आते हैं वो आते हैं लिखित कौशल, लिखित कौशल व मौखिक कौशल। तो पार्ट ए के अंतर्गत एक बिंदु तो ये बनाया गया है, इसके अंतर्गत जो दूसरा बिंदु बनाया गया है वो है हिंदी शिक्षण। हिंदी शिक्षण, हिंदी शिक्षण विधाओं, हिंदी की विभिन्न, जो दूसरा बिंदु बनाया गया है हिंदी की, हिंदी की विभिन्न विभिन्न विधाओं का शिक्षण, का शिक्षण, हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण। इसके बाद में शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां व पाठ निर्माण योजना। इकाई व दैनिक। देखिए यहां पे वार्षिक पाठ योजना नहीं है। इसके बाद में गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण। इनका समावेश आपके पाठ्यक्रम में किया गया है। देखिए पार्ट ए को दो बिंदुओं के अंतर डिवाइड किया है और इन दो बिंदुओं के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिकों का समावेश है। यह पार्ट छोटा नहीं है। अब देखिए यहां पर भाग आ, देखिए आप यहां पे इसमें देखिए, इसमें जो पहला बिंदु बनाया गया है भाषा, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन है। सतत एवं व्यापक, सतत एवं व्यापक। पाठांतर्गत व पाठोपरांत मूल्यांकन। इसका समावेश आपके पाठ्यक्रम में किया गया है। जो आपका दूसरा बिंदु बनता है वो है भाषा शिक्षण में भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग। जो तीसरा बिंदु आपका बनता है भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक शिक्षण। शिक्षण देखिए आपकी हिंदी शिक्षण विधियों के अंतर्गत जो नए बिंदु जोड़े गए हैं वो ये बिंदु हैं।
पहले आपके हिंदी शिक्षण विधियों में 25 शिक्षण विधियां चलती थी, वह कुछ कौशल चलते थे। अब की बार एग्जामिनर ने काफी कुछ चेंज इस पोर्शन में किया है। खंड 3 में काफी कुछ बदलाव किए हैं और काफी कुछ बदलाव किए हैं, तो इस खंड 3 को एग्जामिनर ने दो भागों में डिवाइड किया है, पार्ट ए में और पार्ट आ में। जो ए के अंतर्गत है भाषाई कौशलों के विकास हेतु निम्नांकित पक्षों का स्वरूप। इसके अंतर्गत देखिए आपके श्रवण कौशल का आपको अध्ययन करना पड़ेगा, उच्चारण कौशल का आपको अध्ययन करना पड़ेगा, वर्तनी कौशल का आपका अध्ययन करना पड़ेगा। इसके अलावा वाचन कौशल है, वाचन कौशल में शेश्वर व मौन वाचन आ जाएंगे। अभिव्यक्ति कौशल का अध्ययन भी आपको करना पड़ेगा। ये अलग अलग बिंदु हैं आपके। अब देखिए इसमें बिंदु नंबर 2 देखिए, हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण। हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण ये अलग से टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में। इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक अपना कॉन्सेप्ट स्पष्ट कर लीजिए कि आप यहाँ पे शिक्षण विधियां दी हैं, और शिक्षण विधियां दी हैं तो शिक्षण विधियों का यहां पर मतलब है कि आपके पाठ्यक्रम में 25 शिक्षण विधियां पहले से थी, उनका समावेश इसी टॉपिक के अंतर्गत होगा। आप ये मत मानना कि 25 शिक्षण विधियों को हटा दिया एग्जामिनर ने तो वो उन शिक्षण विधियों का हमें अध्ययन नहीं करना पड़ेगा, वो शिक्षण विधियां सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगी, शिक्षण विधियों के अंतर्गत। तो उनका अध्ययन हमें पहले भी करना पड़ रहा था, अभी भी उनका अध्ययन हमें करना होगा। फिर इसके बाद में देखिए पाठ योजना निर्माण, आपके पाठ निर्माण योजना यह है आपके पाठ्यक्रम में पहले भी थी, इकाई व दैनिक पाठ योजना पहले भी थी, इसके साथ में आपके वार्षिक पाठ योजना भी थी। अब की बार यहां पर एग्जामिनर ने वार्षिक पाठ योजना को नहीं दिया, आरपीएससी ने यहां पर बदलाव किया, केवल इकाई व दैनिक पाठ योजनाओं का अध्ययन आपको करना है। इसके बाद में आपको गद्य शिक्षण का अध्ययन करना है, नए हैं आपके लिए, और पद्य शिक्षण का आपको अध्ययन करना है। पद्य शिक्षण का आपको अध्ययन करना है, व्याकरण शिक्षण का आपको अध्ययन करना है, रचना शिक्षण का आपको अध्ययन करना है, कहानी शिक्षण का भी अध्ययन करना है, नाटक शिक्षण का। ये सारे बिंदु आपके लिए नए हैं। इसके बाद में देखिए पार्ट आ में, इसमें देखिए भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, ये आपका अलग से बिंदु है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन ये अलग से आपका टॉपिक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ये भी अलग से आपके टॉपिक है। पाठांतर्गत व पाठोपरांत इसका भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा, एग्जामिनर ने ये टॉपिक नहीं जोड़े हैं। इसके बाद में भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग है, यह टॉपिक भी आपके लिए नया है। इसके बाद में भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण, ये टॉपिक भी आपके पाठ्यक्रम में नया जोड़ा है, और ये टॉपिक भी आपके पाठ्यक्रम में नया जोड़ा है। तो देखिए शिक्षण विधियों से पहले एग्जामिनर के द्वारा लगभग 20 प्रश्नों को पूछा जाता था। यहां पर प्रश्नों की जो संख्या होती थी लगभग 20 होती थी। अब की बार मेरा ऐसा अनुमान है, मेरा ऐसा मानना है कि यहां से एग्जामिनर अगर प्रश्नों की संख्या पूछेगा तो यहां से प्रश्नों की संख्या लगभग होगी 30। ऐसा मेरा पूर्वानुमान है कि यहां से प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 30 होगी, और ऐसा आरपीएससी जल्दी ही करने वाला है। जल्दी ही आपका अंक विभाजन पाठ्यक्रम का होगा। तो क्यों होगा यहां पे, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर बहुत सारी नई शिक्षण विधियों का समावेश एग्जामिनर के द्वारा किया गया है। तो यहां से जो प्रश्नों की संख्या बनती है वो लगभग कितनी बनती है, 30 बनती है। तो ये थी आपके हिंदी शिक्षण व शिक्षण विधियां। तो ये था आपके पाठ्यक्रम का संपूर्ण विश्लेषण। पाठ्यक्रम को मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा, एक एक बिंदु को लिखा और एक एक बिंदु का हमने एनालिसिस किया। अब देखिए एक बार फिर से इसको, कि जैसे एग्जामिनर के द्वारा आपके पाठ्यक्रम को हिंदी पाठ्यक्रम को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। खंड 1, खंड 2, खंड 3। खंड 3, खंड 1 के अंतर्गत आपके हिंदी व्याकरण आएगा, और खंड 2 के अंतर्गत आपके काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र है, हिंदी साहित्य का इतिहास है,
इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है, हिंदी की बोलियां हैं। तीसरा देवनागरी लिपि है। यहां पे चौथे पे आपके स्नातक स्तर की रचनाएं व रचनाकार होंगे, रचनाकार होंगे। इस खंड में, खंड 3 में आपके हिंदी शिक्षण है, वह शिक्षण विधियां हैं, वह शिक्षण विधियां आपके पाठ्यक्रम में है, पाठ्यक्रम में है। देखिए यहां पे अभी एग्जामिनर ने अंक विभाजन नहीं किया है, जो मैंने मेरे अनुभव के आधार पे अंक विभाजन किया है। तो मेरा मानना है कि यहां से आपके जो प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी लगभग 50, ऐसा मेरा मानना है। इसके अतिरिक्त अगर यहां से खंड 3 में देखो तो यहां से आपके जो प्रश्नों की संख्या होगी 30। अगर हम खंड 1 में, खंड 1 में, खंड 1 है, खंड 1 में प्रश्नों की संख्या माने तो कितनी, 50। अगर खंड 3 में हम प्रश्नों की संख्या माने तो 30 होती है। इसके बाद में आपका खंड 2 है, तो यहां पर 50 और 30 80 बनते, तो यहां से प्रश्नों की संख्या लगभग होगी आपके 70। 70 में से मैं आपको अवगत करवा देता हूं, काव्य शास्त्र के लगभग 10 क्वेश्चन होने चाहिए। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा, हिंदी की बोलियां, देवनागरी लिपि, यहां से आपके जो प्रश्नों की संख्या होगी वो भी 10 के लगभग होगी। इसके अतिरिक्त रचना व रचनाकारों के अगर यहां से मैं प्रश्नों की संख्या मानूं तो 15 मानूंगा। अगर मैं कवि परिचय भी जोड़ता हूं इसमें, इनमें अगर कवि परिचय की भी गणना करता हूं तो 10 और लगा लो, यहां से प्रश्नों की संख्या बनती है 25। 25 प्लस 10 35, 35 10 45। कुल मिला के यहां से आपके खंड में से प्रश्नों की जो संख्या होगी लगभग 70 होगी, और 70 में से 10 आपके काव्य शास्त्र के होंगे, 10 आपके इनके हिंदी भाषा का उद्भव विकास है, बोलियां हैं, देवनागरी लिपि, यहां से 10 यहां से होंगे 20 में से 15 यहां पे आपके पाठ्यक्रम की रचनाओं से, 20 और 15 35। अगर यहां पर कवि परिचय से भी पूछता है 10 क्वेश्चन तो यहां से बनते हैं 45 क्वेश्चन। अगर अब ये 45, अगर इस 70 में से मैं 45 माइनस कर देता हूं तो आपके साहित्य के प्रश्नों की संख्या होगी 35। 35 में से अगर आप काव्य शास्त्र, अगर यहां कवि परिचय के भी 10 जोड़ते हो तो 45 होती है संख्या। चाहे उन 10 प्रश्नों का आप इन रचनाकारों के अंतर्गत काउंट कर लो, चाहे साहित्य के रचनाकारों के अंतर्गत काउंट कर लो, साहित्य के जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 40 या 45 से ज्यादा नहीं होगी। तो साहित्य का ऐसा फोबिया बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये अंक विभाजन जो मैंने किया है वो मेरे पूर्वानुमान के अनुसार किया है कि एग्जामिनर शायद ऐसा ही अंक विभाजन करे, और इस बात का हमें जल्द ही पता चल जाएगा। आरपीसी के द्वारा जल्द ही अंक विभाजन किया जाएगा। अब ये तो हुई आपके सिलेबस के विश्लेषण की बात, अंक विभाजन हुआ। अब हमारी आगे रणनीति क्या हो, हमें क्या पढ़ना चाहिए इसके लिए, तो देखिए आपके सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। देखिए इस क्लास के माध्यम से हमने संपूर्ण सिलेबस का विश्लेषण किया, अपने पूर्वानुमान के आधार पर अंकों का विभाजन किया। अब हमारे सामने समस्या आती है कि हिंदी विषय में वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु कौन सी पुस्तकों का अध्ययन किया जाए ताकि हमें सफलता प्राप्त हो सके। तो देखिए आपकी इसी बात को ध्यान में रखते हुए गायत्री पब्लिकेशन के द्वारा जल्द ही आपके 4 वॉल्यूम में 4 पुस्तकें प्रकाशित होने वाली हैं, और हमने एक मोटी पुस्तक नए बनाकर उस पुस्तक को खंडों में डिवाइड करके उसके 4 वॉल्यूम प्रकाशित करवाएं, और जल्द ये पुस्तक आपको उपलब्ध होने वाली है। तो जो पहली आपकी जो वॉल्यूम 1 होगा आपका, वो आपके व्याकरण से संबंधित होगा। इसमें आपका खंड 1 और व्याकरण से संबंधित होगा। जो हमारी दूसरी जो पुस्तक होगी वो वॉल्यूम 2 होगी,
यह जो पुस्तक होगी आपकी, यह काव्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, इतिहास, तीसरा आपकी भाषाएं होंगी। इनका समावेश वॉल्यूम 2 में होगा। जो आपकी तीसरी पुस्तक होगी वॉल्यूम 3, वो आपकी रचनाएं व रचनाकारों से संबंधित होगी, जो आपका भाग द है। इसमें जो आपके भाग होंगे ए, ब और श भाग होंगे, ये भाग द होगा वॉल्यूम 3 में। अब देखिए वॉल्यूम 4 आपका, वॉल्यूम 4 जो आपका होगा वो हिंदी शिक्षण से संबंधित होगा। तो गायत्री पब्लिकेशन के वॉल्यूम 4 की पुस्तकों का अध्ययन करके आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और हमने इन पुस्तकों में बहुत मेहनत की है। जो मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान जो ज्ञान अर्जित किया है और जो 9-10 साल से मैं यहाँ पे अध्यापन करवा रहा हूँ, उस अध्यापन के दौरान मैंने जो ज्ञान ग्रहण किया है वो सारा ज्ञान मैंने इन पुस्तकों में उड़ेल दिया है। तो मेरा विश्वास ही नहीं, मेरा दावा भी है कि आपको एक पुस्तक पढ़ने के बाद में किसी अन्य पुस्तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी कोचिंग संस्थान में नहीं जाना पड़ेगा, किसी यूट्यूब चैनल को नहीं देखना पड़ेगा। तो इन पुस्तकों का अध्ययन करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। जाते जाते मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को, गायत्री संस्थान के चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को हर एक उस विद्यार्थी तक पहुंचाए जो हिंदी विषय से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद में वह अपनी रणनीति का निर्धारण कर सके और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में।